गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 9th का अध्याय नंबर 5 चल रहा था, जीवन की मौलिक इकाई। तो पहले पाठ का नाम लिख लेते हैं अपन। अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये पढ़ रहे थे अपन, जिसके अंदर अपन ने सिंपल सी बात की थी जीवन की मौलिक इकाई के अंदर कोशिका के बारे में। ठीक है ना, शुरू किया था कोशिका के खोजकर्ता के बारे में, फिर उसके बाद में इनके और जो आपके कोशिका के खोजकर्ता के बारे में रॉबर्ट हुक के बारे में, ये मृत कोशिका के खोजकर्ता थे। इसके बाद में ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया। इनके अलावा और वैज्ञानिक हुए थे, जैसे जिन्होंने रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने केंद्र के बारे में खोज की। पुरकिंजे, जिन्होंने क्या क्या जीवद्रव्य के बारे में बताया। तो ये अपन ने पूरी बातें कर ली पिछली क्लास में। फिर अपन ने पिछली क्लास में इसके अलावा और भी बात की थी कि हमारे आसपास के जो भी इकाइयाँ हैं, मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका को और अपन फर्दर डिवाइस करें तो कोशिका की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करें। कुछ कोशिकाओं के चित्र भी बनाकर देखे थे अपन ने। अब कोशिका की अगर अपन आंतरिक संरचना की बात करें तो इसको 3 भागों में बांट कर अपन समझ सकते हैं इसको, कोशिका की संरचना को, जो अपन ने बात की भी थी, नाम पढ़े भी थे इनके। पहला अपन ने पढ़ा था इसका प्लाज्मा झिल्ली, पहली बात की थी अपन ने प्लाज्मा झिल्ली। दूसरी बात की थी अपन ने इसके अलावा इसके अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रक, और लास्ट बात की थी केंद्रक के अलावा अपन ने प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, और तीसरा था आपके कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये तीनों बातें कर ली थी अपन ने कि प्लाज्मा झिल्ली कहाँ पाई जाती है। ये अपन ने कोशिका के चित्र बनाकर भी देख लिया था। जैसे ये सेल है तो ये ऊपर वाली तो प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये इसके अंदर पाया जाने वाला केंद्रक है, और ये इसके अलावा इसके अंदर द्रव पाया जाता है, जिसको अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये तीनों चीज़ें अपन ने बात कर ली, और ये पूरी क्या है, कोशिका है। ठीक है, ये बातें कर ली थी अपन ने पिछली क्लास तक। अब अपन बात करेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है, केंद्र का क्या कार्य है, कोशिका द्रव्य का क्या कार्य है कोशिका के अंदर। यही बात समझ में। हम तो कोशिका की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में अपन ने इसकी खोज, इसके वैज्ञानिकों के नाम, एक कोशिक, बहुकोशिक जीवों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है ना। अब अपन हेडिंग लगाते हैं आपके कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। अब ये क्या कार्य करती है पादप के अंदर, किस प्रकार से ये इसका कार्य है, क्या होता है परासरण, क्या होता है विसरण, है ना, इसकी और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका की संरचना के अंदर अपन पहली बात कर लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसको। एक ही बात है दोनों। कहाँ पाई जाती है, कोशिका की ऊपरी लेयर, है ना, मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आगे ना बात समझ में। तो इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इंग्लिश में कहें तो अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली की प्लाज्मा झिल्ली का सबसे पहला कार्य क्या है कि अपन इसके कार्य की बात करें प्लाज्मा झिल्ली की, तो सबसे पहला कार्य प्लाज्मा झिल्ली का हो जाएगा आपके कि ये बाकी सब कोशिका की सबसे क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है, कोशिका की सबसे बाहरी। तो ये सबसे पहले कोशिका की सबसे बाहरी परत है, कौन, कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहला कार्य ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से क्या करती है, अलग करती है। क्या करती है, बाहरी वातावरण से अलग करती है। मतलब कोशिका को जो आंतरिक सतह है उसको, जैसे ये कोशिका है, ये बाहर का वायुमंडल है, तो इस जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है, इसको इससे क्या करती है, वातावरण से अलग करती है, अंदर वाली सतह को। आगे बात, दूसरा कार्य क्या है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करती है। मतलब जैसे ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये इसके अंदर केंद्रक है, क्योंकि अपने शरीर में तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, ये दूसरा केंद्रक है।
तो ये दोनों लेयर क्या करेगी, इसको इससे अलग करेगी और ये इसको इससे अलग करेगी। मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं, ये कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, ठीक है ना, क्योंकि आकार कोई फिक्स नहीं है कोशिका। तो ये कोशिका दोनों को अलग अलग करने का कार्य करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। आगे बात समझ में। पहला कार्य क्या है? कोशिकाओं को अलग करने का। ये कोशिका से दूसरी कोशिका की लेयर को अलग करने का कार्य कौन करती है? आपके कोशिका करती है। आगे बात समझ में। वातावरण से एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करने का कार्य है प्लाज्मा झिल्ली का पहला कार्य। दूसरी बात करें अपन इसके दूसरे कार्य के संदर्भ में, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगी? आपके कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है, आने जाने देती है, और अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में अपन आगे पूरी डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं ये शब्द आया हुआ है तो बता देता हूँ हमको। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कोशिका है तो ये केंद्रक है। अब इसके अंदर क्या होता है? कोशिका को भोजन की भी आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए, जीवित है तो श्वसन भी करती है, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करती है, जल भी चाहिए होता है, जल को बाहर भी निकालने के लिए। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि ये कुछ पदार्थों को तो अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देती है, आने जाने देती है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं अपन? वर्णात्मक पारगम्य। सभी पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों को। आई बात समझ, कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देती है। ऐसे अंदर जा रही है, वापस आ रही है। मतलब जैसे बात करें अपन तो O2 को अंदर जाना को अंदर और CO2 को बाहर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से O2 ये क्या हो रही है? O2 अंदर जा रही है, ये CO2 बाहर निकल रही है। ये कार्य किसका है? प्लाज्मा झिल्ली का। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसके कारण सभी पदार्थों को नहीं, कुछ को अंदर जाने और बाहर जाने देती है। इसके कारण इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगली बात समझ में। कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर जाने का आने जाने देती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर जाने का कार्य करती है। आगे बात समझ और बात करें अपन इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ये क्या होती है? उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ और कुछ पदार्थों की गति में परिवर्तन कर देती है। जैसे तेज गति को भी क्या करती है? गति में परिवर्तन या फिर गति को रोकती है। कुछ पदार्थों की गति को रोकती है। आगे बात समझें। सभी पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों की गति को रोकती है। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं। आगे बात समझ में। जैसे CO2 को अंदर जाने देना, बाहर निकालना, O2 को बाहर निकालने में कार्य करती है। ये विसरण और प्राशन दोनों के बारे में बात करेंगे अपन। कार्य करती है। इसके अलावा ये क्या करती है? नियमों के अनुकूल कार्य करती है। पारगम्य झिल्ली भी होती है। मिटा दो। तो इसके कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी कार्य करती है। कोशिका को बाहरी आघातों से रक्षा करती है। कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। अभी बात समझिए। जैसे मैंने बता ही दिया आपको, ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, इस प्रकार से चिपकी है। तो दोनों को अलग करने का कार्य क्या है? इस झिल्ली का कार्य है। कौन सी? ये झिल्ली। और इस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो दूसरी कोशिका से अलग करने का कार्य भी करती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी है, दूसरी कोशिकाओं को अलग करने का कार्य भी करती है। और कोशिका को बाहरी आघातों से, कोशिका की बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अगली बात समझ में कि बाहर से जैसे कोई चोट आती है तो उसको रोकती है, मजबूती प्रदान करती है। और इसके अलावा ये क्या होती है? लचीली होती है। अगली बात समझ में, लचीली होती है। ये बात कर सकते हैं अपन। ये
लचीली होती है। और बात करें अपन तो इसके अलावा बाहरी आघातों से रक्षा करती है, ये लचीली होती है, स्मूथ होती है ना, कोमल होती है। इस प्रकार से ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या कार्य कर सकती है, कैसी होती है। इसके अलावा और बातें करें अपन इसके संदर्भ में, प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में, तो ये दो कार्य करती है। एक तो विसरण पढ़ते हैं अभी, एक होता है परासरण। प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन इसके कार्य के बारे में ना। एक तो है इसका विसरण, और दूसरी बात करूं मैं तो वो है आपके परासरण। ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे संदर्भ में कार्य करती है, इनके बारे में बात करें अपन प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में। आई इस बात समझ में। तो ये क्या करती है विसरण के अंदर कि ये अपने अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान में सहायक होती है। तो ये कुछ पदार्थों की गति को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या करती है, बहाने में कार्य करती है। आई बात समझ में कि ये कोशिका के अंदर बाह्य वातावरण से जो भी CO2 की सांद्रता की स्थिति की अपेक्षा कम हो जाती है तो अंदर चली जाती है, और CO2 बाहर O2 की सांद्रता अधिक हो जाती है तो ये बाहर जाने देती है। आई बात समझ में। मतलब ये हवा का विसरण का पदार्थों को, मतलब क्या है कि पदार्थों को क्या करती है, ये अंदर जाने व आने जाने देती है। पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आने जाने देना, ये कार्य विसरण का होता है। मतलब कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा मैं। अब यहाँ पे शब्द आया सांद्रता। अब सांद्रता वापस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पूरी बात कर ली थी सांद्रता के बारे में। सांद्रता का मतलब क्या है, कैसे होती है, वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात सांद्रता का मतलब, चलो मैं वापस एक बात बता। सांद्रता मतलब ये हो गया कि जैसे कोई विलयन है, ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर ये जल है, इस जल के अंदर मैंने चीनी घोली है, जैसे 10 ml जल लिया, उसके अंदर अपन ने 5-7 ml चीनी घोल दी, तो वो विलयन उसकी उच्च सांद्रता हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने 2 ml चीनी डाली, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उच्च सांद्रता वाला विलयन हो जाएगा। क्या है इसमें 5 ग्राम चीनी घोली मैंने, और इसमें 2 ग्राम चीनी घोली, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न सांद्रता का हो जाएगा। यही बात समझ में। ये उच्च सांद्रता का, ये निम्न सांद्रता का। तो इसके कारण ये तो विलयन क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेगा। यही बात समझ में। तो पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करने के लिए विसरण का कार्य होता है। अब पदार्थ के अंदर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पहले परासरण मिटा देता हूँ, बाद में परासरण के बारे में बात कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन O2, इनका आदान प्रदान करना, ये विसरण के द्वारा होता। अब ये होता कैसे है, उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता कैसे होती है। देखो जैसे ये कोई कोशिका बनाई मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, उच्च सांद्रता कैसे हो जाएगी। जैसे इसके अंदर क्या है, कोशिका के अंदर क्या है आपके, जैसे CO2 की ऑक्सीजन की मात्रा की कमी है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी है, इसमें O2 की कमी है। जैसे ऑक्सीजन बाहर निकली हुई है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन इसके अंदर, इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो वो O2 इसके अंदर चली जाएगी। आगे बात समझ में।
और श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन क्या होगा, किस में बदलेगा, आपके CO2 में। तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो धीरे धीरे उसमें CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, या CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, और बाहर CO2 की मात्रा कम है तो ये CO2 वापस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से अंदर जैसे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो बाहर निकल जाएगी, और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो अंदर चली जाएगी। इस प्रकार से आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, आपके विसरण कहलाता है। ये बात समझ में, डिफ्यूजन। तो विसरण क्या हो गया, सांद्रता से क्या तात्पर्य हो गया कि अंदर अगर सांद्रता ज़्यादा है तो वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर सांद्रता ज़्यादा है तो अंदर चली जाएगी। ये क्रिया क्या कहलाती है, आपके विसरण की क्रिया कहलाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और CO2 तो क्या है, आपके अपशिष्ट के रूप में कार्य करती है। जैसे अपन छोड़ते हैं, अपन मनुष्य क्या करता है, सजीव प्राणी मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं अपने अंदर, O2 क्या करते हैं अपन ग्रहण करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, वापस छोड़ते हैं, है ना। तो ये कार्य किसका, तो कोशिका अपने अंदर पाई जाती है। कोशिका का भी यही कार्य है, ऑक्सीजन ग्रहण करेगी और CO2 को त्याग करेगी, निष्कासन करेगी। जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपके विसरण की क्रिया कहलाती है। अब इसके आगे और बात करें, मैं दूसरी बात करूँ, विसरण तो समझ में आ गया, O2 है, CO2 का परासरण है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति। अब दूसरी बात करें अपन परासरण की। किसकी बात करूँ मैं, परासरण। अब ये परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। इसके अंदर क्या होता है, जल के अणु, वहाँ पर तो क्या थी, गैस, जैसे CO2 O2 था, यहाँ पे जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति किसके द्वारा, उच्च सांद्रता से। जल के अणुओं की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। जल के अणुओं की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होना क्या कहलाता है, आपके परासरण कहलाता है। मतलब अब जल के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता कैसे हो जाएगी, बात करें अपन तो जल के अणुओं की, वो परासरण की क्रिया कहलाती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा। यही बात समझ में। जैसे अपन बात करें इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली परासरण में कैसे करती है, जैसे ये कोशिका है, इसको अपन किसी बीकर में रख दे रहे हैं कोशिका के अंदर, यही बात समझ में। ये कोशिका है, ये सेल है, आगे बात समझ में। ये क्या है, बीकर है, कोई बर्तन है, पात्र ले सकते हो, ये आपके कोशिका है। अब इसके अंदर कोशिका के अंदर यहाँ दो कंडीशन बनाता हूँ मैं आपके। एक ये बीकर रहा, ये कोशिका है, ठीक है ना, ये कोशिका हो गई और ये बीकर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है और इसके अंदर जल की मात्रा, बीकर में जल की मात्रा कम है, यही बात समझ में। और इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है, आई बात समझ में। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जल की मात्रा कम है और कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है, तो ये कोशिका क्या करेगी, जल को त्याग कर देगी, जल बाहर निकल जाएगा। तो उच्च सांद्रता इसकी हो गई, इसकी सांद्रता निम्न हो गई, जल बाहर निकल गया। इसके अंदर इसकी सांद्रता ज़्यादा है क्योंकि जल ज़्यादा है और इसके अंदर जल की मात्रा कम है, तो ये इसके अंदर जल प्रवेश कर जाएगा। तो ये परासरण कहलाता है, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ और जाना, वो क्या कहलाता है, आपके परासरण कहलाता है। यही बात समझ में आपको परासरण की। जल के अणुओं का, यहाँ पे जल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है कोशिका के अंदर, तो वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो बाहर निकलेगा, यही बात समझ में। तो यहाँ पर उच्च से निम्न की सांद्रता, और इसके अंदर इससे अंदर से पात्र से बीकर के अंदर, ये कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपके ये सांद्रता कहलाएगी कि परासरण कहलाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति। तो विसरण और परासरण समझ में आ गया आपको। विसरण के अंदर तो गैसों का आदान प्रदान, इसमें परासरण में जल का आदान प्रदान। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं,
ये तो हो गए विसरण और परासरण की बात प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। अब इसके अलावा 3 प्रकार के विलयन हैं, उनके बारे में बात करें अपन। देखो 3 प्रकार के विलयन की बात करें, ये तो हो गया विसरण और परासरण। अब मैं आपको बात करूं विसरण और परासरण के बाद में 3 प्रकार के विलयन जिनके बारे में आपको चर्चा करनी है अपन को, 3 प्रकार के विलयनों के बारे में। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के अंदर समझने के लिए अपन को 3 प्रकार के घटनाएं देखनी पड़ेगी। पहला है आपके, इसको ए लिख दे रहा हूँ, है ना। ए के अंदर हो जाएगा आपके अल्प परासरण, अल्प परासरण दाबी विलयन। एक होगा बी, जिसके अंदर अपन बात करें वो हो जाएगा आपके सम परासरी विलयन। और नंबर 3 बात करूं मैं, वो हो जाएगा अति परासरी दाबी विलयन, अति परासरी दाबी विलयन। ये 3 प्रकार के विलयन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आई बात समझ में। अब ये क्या होते हैं, अल्प परासरी, अति परासरी और, तो अल्प परासरी या अति परासरी विलयन की बात करूं मैं, तो अल्प और अल्प नाम से पता चल रहा है इनका कि जैसे बाहर की कोई सांद्रता अगर ज़्यादा है और अंदर की सांद्रता कम है तो वो क्या होगा आपके अति, है ना। और अल्प की बात करूं मैं तो अल्प के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर देखो अल्प परासरण दाबी, इनको अपन एक डायग्राम से समझ लेते हैं। अल्प परासरी दाबी विलयन के अंदर क्या हो जाएगा, देखो मैं 3 बीकर ले रहा हूँ, इनके सामने बना दे रहा हूँ। एक बीकर, ये रहा बीकर का मतलब कोई पात्र ले सकते हैं अपन, गिलास ले सकते हैं, कांच का बाउल ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हो आप, आपके पास में जो भी उपलब्ध है। ये आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, अपन घर पे भी कर सकते हैं। ये क्या लिए मैंने, बीकर लिए। आगे बात समझ में। अब इनके अंदर क्या डाल रखी मैंने, एक कोशिका रख दी, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, और इनके अंदर जल भरा हुआ। इनको समझने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जल के अंदर देखो अल्प परासरी के अंदर तो क्या होता है, कोशिका यह क्या होती है, सिकुड़ी हुई। इसके अंदर देख लो कोशिका सिकुड़ी हुई है ऐसे हल्की सी, ये कोशिका है मतलब। और विलयन में क्या है, बहुत ज़्यादा उच्च सांद्रता का विलयन है। उच्च सांद्रता का नमक या चीनी घोलकर अपन बना सकते हैं, है ना। उच्च सांद्रता का विलयन है ये। तो ये कोशिका केंद्रक है ना, देख लेना आप। ये कोशिका पिचकी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, विलयन, विलयन किस में प्रवेश करेगा, आपके विलयन कोशिका में प्रवेश करेगा। ये क्रिया क्या कहलाएगी, आपके अल्प परासरण दाबी। मतलब हुआ अल्प परासरण दाबी से क्या तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर विलयन कोशिका के अंदर जल की मात्रा की कमी है, कोशिका के अंदर जल की मात्रा की कमी है, तो ये कोशिका में क्या कर देगा, जल प्रवेश करेगा, तो कोशिका वापस फूल जाएगी। तो वो विलयन क्या कहलाता है, अल्प परासरणी। अब इसके अंदर ये कोशिका है, इसके अंदर कोशिका के अंदर और बाहर विलयन है, तो उसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, आपके एकदम बराबर है कि कोशिका के अंदर ना तो परिवर्तन हो रहा है, तो विलयन क्या है, विलयन व कोशिका की सांद्रता समान है, तो वो विलयन समपरासर दाबी। और इसके अंदर क्या है, आपके कोशिका के अंदर तो जल की मात्रा ज़्यादा है और इस बीकर के अंदर जल की मात्रा क्या है, आपके कम है, तो ये कोशिका से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, कोशिका से विलयन में चला जाएगा, तो वो विलयन वो क्या कहलाएगा, अति परासर दाबी विलयन कहलाएगा। आई बात समझ में। अति परासरी विलयन जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कोशिका से जल
बाहर आ जाएगा, है ना। कोशिका से विलयन में जल का आना। तो ये तीनों कंडीशन क्या कहलाती है। अब चित्र से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या अंतर है। अब इनकी परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। आई बात समझ में। परिभाषा अपन स्वयं लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं परिभाषा के अंदर कि ये कैसे लिखें अपन। आई बात समझ में। तीनों प्रकार की बहुत सिंपल सी परिभाषाएं हैं। जब कोशिका को तनु विलयन के अंदर या जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम हो तो जल की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंदर क्या सांद्रता कम है, मतलब जल में नमक की है या फिर शक्कर की मात्रा कम है, तो वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और कोशिका के अंदर तो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन का कोशिका में प्रवेश करना। ये क्या कहलाता है, अल्प परासरण दाबी। और परासरण समपरासरी तो नाम से पता चल रहा है। सम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सम से क्या तात्पर्य है कि जिसके अंदर क्या है, विलयन की मात्रा समान रहे, मतलब विलयन की मात्रा समान रहे तो वो समपरासरण दाबी विलयन कहलाएगा। कि दोनों की सांद्रता बराबर रहे, मतलब कि विलयन व कोशिका की सांद्रता समान होने वाले विलयन को अपन क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन। और अति परासरी के अंदर कोशिका में सांद्रता अधिक व जल में सांद्रता कम होगी तो कोशिका से क्या हो जाएगा, विलयन में जल आ जाएगा। तो ये विलयन क्या कहलाता है, अति परासर दाबी विलयन कहलाएगा। तो ये तीन प्रकार की परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, अति परासरी, समपरासरी और अल्प परासरी। तीनों समझ में आ चुकी होगी आपके, बहुत सिंपल है। डायग्राम के द्वारा भी अपन ने समझ लिया कि ये कैसे होती है, किस प्रकार के विलयन होते हैं जिसके अंदर ये ऐसी संरचनाएं बनती है। आई बात समझ में। तो तीनों विलयन अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली। अल्प, सम और नाम से पता चल रहा है। अल्प कोशिका के अंदर सांद्रता कम, सम दोनों में बराबर, अति कोशिका में सांद्रता की ज़्यादा। अपन कोशिका ही पढ़ रहे हैं तो कोशिका की ही बात करें। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ चुका होगा। इस क्लास में अपन ने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बातें की। पहले प्लाज्मा के गुण पढ़ लिए कि ये क्या होती है, कोशिका को बाहरी सतह है, लचीली होती है, वर्णनात्मक पारगम्य है, मतलब कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, सभी को नहीं, कुछ को अंदर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है, इसी कारण इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसके संदर्भ में बातें की अपन ने विसरण के बारे में। और परासरण, विसरण मतलब ऑक्सीजन और CO2 का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ बहना, वो क्या कहलाता है, विसरण। और परासरण जल का उच्च सांद्रता से इसमें निम्न सांद्रता के आधार पर पढ़ना। तो परासरण के अंदर अपन ने तीन बातें पढ़ ली, तीन प्रकार के विलयन, अल्प परासरी, समपरासरी, अति परासरी। पूरी डिटेल से बात कर ली, परिभाषाएं हो गई, चित्र बना के देख लिया अपन ने। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे कि समपरासरी और अति परासरी विलयन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो प्लाज्मा झिल्ली की होगी। अगली क्लास में अपन केंद्र के बारे में बात करेंगे, केंद्र क्या है, केंद्र की आंतरिक संरचना क्या हो सकती है। फिर उसके बाद में अगली क्लास में अपन कोशिका द्रव्य के बारे में बातें करेंगे, कोशिका द्रव्य क्या हो सकता है, कोशिका द्रव्य के अंदर आंतरिक संरचनाएं कैसी होती है, इनके बारे में। तो आज जो अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आगे बात समझ में, इसकी आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे कि जो कोशिका के संदर्भ में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और कोशिका की तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली तो समझ में आ गया। कोशिका की बाहरी परत वो क्या कहलाती है, पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।